हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिखरपुर का बल्लू बर्गर वाला पूरे गांव में मशहूर था। बल्लू की एक बड़ी सी बर्गर शॉप थी जहां पर वो स्वादिष्ट बर्गर्स बनाकर बेचा करता। उसके बर्गर्स का स्वाद सबसे हटके और अनोखा था, जो उसे स्पेशल बनाते। माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं क्या ही कहूँ इन बर्गर्स का। इनका स्वाद इतना बढ़िया है कि मैं तो तुम्हारे बर्गर्स का दीवाना हो गया सच में। हाँ हाँ, नंबर 1 बर्गर है भाई। मुझे तो 5 बर्गर पार्सल दे दो। मेरे बच्चे इन बर्गर्स को खाकर खुश हो जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, ये बर्गर्स लीजिए। बल्लू अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। कविता घर बैठे मटके बनाती और उन्हें सजाकर वो बाजार में एक दुकान में बेचती। बल्लू का बर्गर शॉप बड़ा होता है और वहां पर 3 नौकर होते हैं। बल्लू के बर्गर के लोग इतने बड़े फैन होते हैं कि वो उसके बर्गर शॉप के बाहर टोकन लेकर लाइन लगाते हैं। बल्लू बर्गर वाले के बगल में टिंगू बर्गर वाला होता है, लेकिन अब बल्लू के बर्गर शॉप की सफलता के कारण टिंगू के बर्गर ठेले पर कुत्ता तक दम हिलाते हुए नहीं आता। पता नहीं ऐसा क्या छुपा है इस बल्लू के बर्गर में, जिसे देखो पागल होए जा रहा है। इस बल्लू की वजह से तो मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा। अरे टिंगू भाई, तू अब अपना ये ठेला बंद कर ले, क्योंकि बल्लू बर्गर वाले के बर्गर के सामने तेरे बर्गर कुछ नहीं है। आहा, बल्लू के बर्गर नॉर्मल बर्गर जैसे नहीं रहते। वो काफी अनोखे और अलग अंदाज के होते हैं। उनका स्वाद बाकी बर्गर से कई गुना अलग होता है भाई। लोग जब टिंगू के सामने बल्लू की तारीफों के पुल बांधते, टिंगू को बहुत गुस्सा आता। बल्लू का एक बर्गर 30 रुपए का होता है और उसके बर्गर्स बड़े बड़े बर्गर शॉप में मिलने वाले बर्गर से भी ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार होते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारा पार्सल। बर्गर खाओ और धूम मचाओ। थैंक यू अंकल। दिन ब दिन बल्लू की बढ़ती सफलता को देख टिंगू का खून खौलने लगता है। एक दिन जब वो अपने घर में होता है, तभी वो एक साजिश रचता है। अरे बस बहुत हुआ। अब मैं उस बिल्लू बर्गर वाले की खुफिया बर्गर रेसिपी को तो कॉपी करके ही रहूंगा और गांव में अपना बर्गर शॉप खोलूंगा और उस बल्लू से भी आगे निकल जाऊंगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्रूर टिंगू अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए भेस बदलकर बल्लू के बर्गर शॉप में जाता है और वो वहां जाकर बल्लू के सामने रोने का नाटक करता है। अरे बिल्लू भाई साहब, बिल्लू भाई साहब, अब आप ही मुझ गरीब की मदद कर सकते हो। बिल्लू भाई साहब, मुझे काम दे दो। मेरा नाम पिंकू है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बूढ़े माता पिता हैं, बीवी है। मेरी पिछली नौकरी छूट गई, जिस कारण अब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही बल्लू भाई। अरे ठीक है पिंकू, तुम रो मत। तुम हमारी बर्गर शॉप पर काम कर सकते हो। तुम्हें ऑर्डर सर्व करने हैं और कभी कभी घर घर जाकर डिलीवरी भी करनी होगी। बोलो, मंजूर है? अरे ठीक है भाई साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। भगवान आपका खूब भला करे। आपकी ये बर्गर शॉप बहुत तरक्की करे भाई साहब। टिंगू अब बल्लू के बर्गर शॉप में काम करने लगता है। उसका एक ही मकसद था, जैसे तैसे बल्लू की खुफिया बर्गर बनाने की रेसिपी को कॉपी करना। एक दिन जब बल्लू बर्गर बनाने के लिए शॉप के किचन रूम में होता है, तभी चलो चलो, यही है वो सुनहरा मौका। देख लेता हूँ कि कैसे बनाते हैं ये बेवकूफ महाशय इतना स्वादिष्ट बर्गर। टिंगू बल्लू को चुपके से देखने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर दूसरा नौकर आ जाता है और वो टिंगू के हाथ में 2 बर्गर बॉक्स थमा देता है। पिंकू, ये लो, ये चिकन बर्गर और आलू टिक्की बर्गर इस पर्ची पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचाना। सुनो, जा जल्दी, जा जल्दी जल्दी से। लेकिन अच्छा ठीक है, जाता हूँ। टिंगू मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे बर्गर की रेसिपी का पता तो चलकर ही रहेगा। लेकिन मुझे ये सब जल्द से जल्द पता करना होगा। दोपहर के समय बाकी के तीनों नौकर 30 मिनट के लिए आराम करते हैं और उस वक्त बिल्लू फिर से किचन रूम में अकेले ही शाम के लिए ताज़ा बर्गर की तैयारियां करता है।
मुझे उस वक्त ही उसकी रेसिपी को पता करना होगा। फिर अगली दोपहर जब बाकी के नौकर 30 मिनट के लिए आराम कर रहे होते हैं, तभी टिंगू चुपके से किचन रूम के अंदर देखता है और बल्लू की बर्गर रेसिपी को याद कर लेता है। वो बर्गर बंस की तस्वीर भी खींचता है और चुपके से बल्लू का बर्गर बनाते वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन टिंगू बल्लू की बर्गर शॉप पर आता ही नहीं और वो अपना खुद का एक नया बर्गर शॉप खोल लेता है, जिसमें वो बल्लू के जैसी सेम डिट्टो रेसिपी को फॉलो करके बर्गर्स बनाता है। वो रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख देख कर बर्गर बनाता है। और फिर इसमें बटर डालो और ये बर्गर की टिक्की तैयार। चलो अब ऐसे ही ढेर सारे बर्गर बना लेता हूँ, क्योंकि आज है मेरी यानी टिंगू बर्गर शॉप का पहला दिन और मुझे पूरा यकीन है कि सारे ग्राहक अब चुंबक की तरह बिल्लू के नहीं बल्कि मेरी बर्गर शॉप पर चिपकेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बिल्लू के बर्गर प्राइस से कम प्राइस वाला बर्गर बेचूंगा। जहां बल्लू 30 रुपए में एक बर्गर बेचता, वहीं अब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टिंगू अपने बर्गर्स को 20 रुपए में बेचने की योजना बनाता है। वो अपने बर्गर शॉप को खोलता है और भोपू में खुशी से जोर जोर से चिल्लाता है, आइए आइए आइए, टिंगू के हाथ का स्पेशल बर्गर खाइए। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। अब हर तरह के बर्गर मिलेंगे केवल 20 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए में। आइए आइए आइए, बर्गर खाइए, स्वादिष्ट और मजेदार बर्गर। कम दाम देकर लोग अब टिंगू की बर्गर शॉप के पास आने लगते हैं। अरे वाह वाह, 20 रुपए में बर्गर, ये तो गजब हो गया। हम भी इस बर्गर का लुत्फ उठाएंगे। हाँ भाई हाँ, चलो चलो, बिल्लू से भी कम दाम में बर्गर मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए क्यों छोड़े हैं? आओ भाई आओ, किसके पिताजी ने रोका है? आओ आओ आओ। ग्राहक अब बल्लू का बर्गर शॉप छोड़कर टिंगू के बर्गर शॉप में जाकर बर्गर खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका बर्गर खाते हैं, वो सभी उन बर्गर्स को उसके मुंह पर फेंकते हैं। अरे 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 भाई, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या, क्यों बर्गर बरसा रहे हो मुझ पर? अरे कुत्ते कमीने, तेरा मुंह काला, इतना बेस्वाद और बकवास बर्गर बनाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये ले, तेरे बर्गर तुझे ही मुबारक। ये ले और ले। इतना घटिया बर्गर बनाकर हम गांव वालों को बीमार करने का इरादा है क्या तेरा? ये ले। अरे अरे रुको रुको भाई, रुको रुको भाई। आज तो इस बर्गर में नहला कर ही रहूंगा। मारो इसे, इसी के बर्गर उठाकर मारो, मारो इसे और मारो। सभी ग्राहक टिंगू को उसी के बर्गर्स उठाकर उसी के ऊपर बर्गर से वार करते हैं। टिंगू बुरी तरह बर्गर से भर चुका था। तभी वहाँ पर बल्लू आता है और वो टिंगू को गुस्सैल आंखों से देखता है। अरे बल्लू भाई बचा लो। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया? तुमने तो भेस बदलकर पिंकू बनकर मेरी शॉप पर आकर काम किया था ना, और फिर मेरी रेसिपी भी चुपके से देख ली तुमने। अरे तो फिर ये लोग मुझे तुम्हारी रेसिपी के अनुसार बनाए हुए बर्गर से ही क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मैंने जो रेसिपी तुम्हारे सामने बनाई थी वो तो गलत रेसिपी थी। असली रेसिपी तो आज तक किसी को पता ही नहीं है और ना ही पता चलेगी। हाँ? मुझे पता चल गया था कि तुम टिंगू ही हो जो भेष बदलकर मेरी शॉप पर आए हो। टिंगू का भांडा अब फूट चुका था। उसे इस गलती को करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गांव छोड़कर भाग जाता है। सभी गांव वाले बल्लू की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई बिल्लू भाई, नंबर 1 बर्गर आपका था, है और आपका ही रहेगा। अरे हाँ बिल्लू भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा बिल्लू भाई का बर्गर कायम रहेगा। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस तरह बल्लू बर्गर वाला बर्गर बेचकर ढेरों पैसे कमाता है और आगे जाकर वो शहरों में भी अपने बर्गर शॉप खोलता है। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो
कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो? हैं? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू, अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है। हाँ ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है। सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू, तेरा शगुन। शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है। हाँ हाँ, समझ गई बिटुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था। ट्रस्ट मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती हैं, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं, दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो वॉट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है। लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में। ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है।
सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है। अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवर जी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीदकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी। अरे कौन सी आफत आ गई अब चुड़ैल कहेगी। काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा शिवांश, मेरा शिवो। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बेला ओमकार से शादी करती है। ओमकार एक गरीब आदमी होता है जो मिल में काम करता। ओमकार और बेला दोनों में खूब प्यार होता है। ओमकार, ये लो, तुम दिन भर काम करके थक गए होगे ना, ये लो ठंडा ठंडा सत्तू शरबत। गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत राहत मिलेगी। शुक्रिया बीबी साहिबा, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इसमें शुक्रिया किस बात का? तुम तो मेरे पति परमेश्वर हो ओमकार। लेकिन एक दिन बेला और ओमकार के पड़ोस में एक बंगले में एक अमीर आदमी रहने आ जाता है और बेला रोज अपने घर की खिड़की से उस पर नजर रखती और उसे अपना निशाना बना लेती। बस अब कैसे भी करके मुझे इस अमीर आदमी को अपने झांसे में फंसाना है। माना कि मैं ओमकार से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी पैसा है, प्यार नहीं। बेला अब उस अमीर आदमी के घर पर जाने लगती है। उसका नाम अभिषेक होता है। वो उसे लुभाती और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती और एक दिन वो उससे शादी कर लेती। ये देख ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो जब अभिषेक के बंगले पर आता है तभी बेला उसे लात मारकर गेट से निकाल देती है। बेचारा ओमकार अपने मुंह के बल गिर जाता है। आ बेला, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने इस अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। हमने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई हैं। ओमकार, अपनी बकवास बंद करो। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं तुमसे भी ज्यादा अभिषेक से प्यार करती हूँ। तुम में है भी क्या? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? बंदर दिखते हो, न पैसा न क्लास। चलो अब अपनी लंगूर सी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बेला बेचारे ओमकार को धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। ओमकार बेला से मिले धोखे के बाद पूरी तरह टूट जाता है। वो रोजाना मिल में जाता और शाम को आकर सो जाता। अब अपने गम को भुलाने के लिए वो मिल में ओवर टाइम करता ताकि वो ज्यादा समय काम में बिताए और उसका मन शांत रहे। वहीं बेला अभिषेक के साथ रहकर अब एक अमीर औरत बन चुकी थी। तभी एक दिन ओमकार की जिंदगी में रुचिता नामक एक लड़की आती है जो उसे एक मंदिर में मिलती है। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें होने लगती हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रुचिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। तुम हो तो जिंदगी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी रुचिता? हाँ ओमकार, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर इसी राम सीता मंदिर में हम दोनों शादी कर लें। पंडित जी की कुटिया यहाँ पास में है। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। हाँ ओमकार। ओमकार और रुचिता दोनों उस मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं और वो दोनों अपना सुखी संसार बसाते हैं। बेला को जब पता चलता है कि ओमकार ने नई शादी कर ली है तब वो जानबूझकर रुचिता और ओमकार को जलाने के लिए उनके घर के पास से कार में महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर गुजरती है। लेकिन ओमकार और रुचिता को इस सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। रुचिता ओमकार को अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर खिलाती है। ये लो ओमकार, छोले भटूरे खाओ। मैंने प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं, खाओ इसे। आहा, रुचिता, ये छोले भटूरे हैं या क्या हैं? हाय, मन तो करता है यूं सारी उम्र तुम्हारे हाथों के छोले भटूरे खाता रहूं। चलो चलो, अब ज्यादा नखरे मत करो और अच्छे से खत्म करो। मैं तब तक और भटूरे तलकर लाती हूँ, ठीक है? रुचिता भटूरे तलती है और दोनों मियाँ बीवी प्यार से एक दूसरे को वो छोले भटूरे खिलाते हैं। एक दिन ओमकार जिस मिल में काम करता है उसमें आग लग जाती है, जिस कारण उसका काम अब बंद हो जाता है और तो और उसे कहीं और काम नहीं मिलता। ओमकार को यूं परेशान देखकर रुचिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो सोचती है कि वो अब पैसे कमाएगी। ओमकार, क्यों ना मैं अब छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाऊं? मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी और उसी के सहारे पैसे कमाऊंगी। नहीं रुचिता, तुम काम मत करो। मैं हूं ना, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। ओमकार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी घर पर खाली बैठकर बोर लगता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। प्लीज मुझे छोले भटूरे का ढाबा खोलने दो ना। अच्छा बाबा, ठीक है। अगर तुम दिल से काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रुचिता अब अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और उसमें छोले भटूरे बेचने लगती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका ढाबा चल पड़ता है और लोगों को उसके हाथ के बने छोले भटूरे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह रुचिता बहन, क्या छोले भटूरे बनाए हैं, एकदम स्वादिष्ट, एकदम जायकेदार। हाँ, मुझे जरा दही दो ना, कसम से आज तक के सबसे बेस्ट छोले भटूरे हैं ये। बहुत अच्छा लगा इसे खाकर। धन्यवाद भाई साहब। रुचिता अपने ढाबे से अच्छे से पैसे कमाने लगती है। वहीं ओमकार को एक नई मिल में नौकरी लग जाती है, लेकिन बेला की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। अभिषेक बेला के होते हुए अब एक नई लड़की से शादी कर लेता है और वो उसे घर में लाता है। ये सब क्या है अभिषेक? ये लड़की कौन है? और तुम दोनों के गले में ये वरमाला? हाँ, ये क्यों है? बोलो अभिषेक, जवाब दो। बेला, अब तुम्हारा टाइम भी खत्म हो चुका है और अब बारी है दूसरी लड़की की। मैं ऐसे ही हर 2 महीने में लड़कियां बदलता रहता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक बहुत बड़ा अय्याश हूँ और अब तुम्हारा मेरी हर एक चीज से हक जा चुका है। इसलिए अभी गेट आउट। क्या? नहीं,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ी आई। अभिषेक बेला को धक्के मारकर बंगले से बाहर कर देता है। अब बेला के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था। बेला का खुद का परिवार भी उसे उसकी बुरी हरकतों की वजह से नहीं अपनाता। उसके पास अब अपनी गरीब सौतन छोले भटूरे वाले रुचिता से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो रुचिता के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, रुचिता, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे और ओमकार के घर पर रहने दो। मैं मुफ्त में नहीं रहूँगी, पैसे दूंगी। मैं तुम्हारे ढाबे पर काम करूँगी। प्लीज़ मुझे रख लो अपने घर। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और ओमकार के बीच बिल्कुल नहीं आऊँगी। ठीक है बेला, तुम हमारे साथ कुछ दिनों तक रह सकती हो। थैंक यू सो मच रुचिता। वैसे रिश्ते में तो हम दोनों एक दूसरे की सौतन लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। मैं पैसे जुटाकर तुरंत निकल जाऊंगी। बेला रुचिता को अपने साथ हुए धोखे के बारे में भी बताती है। पहले तो ओमकार बेला को घर में लेने से मना करता है, लेकिन जब रुचिता उसे समझाती है तब वो मान जाता है। अब बेला रुचिता के ढाबे पर काम करती है और उसका हाथ बटाती है, लोगों को छोले भटूरे परोसती है। ओमकार और रुचिता को लगता है कि बेला सच में सुधर चुकी है, लेकिन बेला के मन में कोई और ही प्लान चल रहा होता है। वो एक रात उन दोनों के खाने में जहर मिला देती है और उनके संदूक में रखी हुई उनके खून पसीने से कमाई हुई जमा पूंजी चुरा कर भागने लगती है। तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। ओह नो! अरे मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? अब आप सीधा जेल जाएंगी। रुचिता और ओमकार वहां पर आते हैं और उन्हें जिंदा देखकर बेला चौंक जाती है। ये क्या, तुम दोनों जिंदा हो? हमने तुम्हें खाने में जहर मिलाते हुए देख लिया था और तभी हमें पता चल गया था कि तुम किसी बुरे प्लान को ही अंजाम देने जा रही हो। बेला, मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते हमारे घर में जगह दी, लेकिन तुम सुधरने वालों में से थोड़ी हो। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पुलिस बेला को गिरफ्तार करके ले जाती है और रुचिता अपने छोले भटूरे ढाबे से खूब सारे पैसे कमाती है और अपने जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करती है। किंजल और अक्षत दोनों शहर में रहते हैं। अक्षत एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, वहीं उसकी बीवी किंजल एक नंबर की चटोरी होती है। वो बस बाहर का जंक फूड खाती रहती है। एक दिन जब अक्षत घर पर होता है तभी घर की डोरबेल बजती है और जब अक्षत दरवाजा खोलता है तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय होता है जो ढेर सारे जंक फूड डिशेस लाता है। अरे सर, पूरे 6,000 रुपए का बिल हुआ है। क्या कहा? 6,000 रुपए? अक्षत उस डिलीवरी बॉय को पैसे तो दे देता है, लेकिन बाद में जब किंजल आती है तभी वो किंजल पर चिल्ला पड़ता है। ये सब क्या नाटक है तुम्हारा किंजू बेबी? रोज रोज तुम इतना जंक फूड खाओगी तो एक बार में ही बीमार पड़ जाओगी। ये सब हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? मेरी आधी सैलरी तो तुम्हारे जंक फूड के बिल भर भर के ही खाली हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि तुम अब मेरा राशन पानी और खाने पीने का तक सब कुछ सुना सुना कर दिखाओगे। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो अक्षत। जाओ, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। किधर है मेरा सूटकेस? अब तो मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। अरे अरे मेरी प्यारी किंजू बेबी, तुम भी ना इतनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। अरे अरे चिल। ये लो, चाउमीन खाओ और ये आइसक्रीम बर्गर पिज्जा खाओ। लो लो, ठूसो ठूसो। ओह माय स्वीट एंड केयरिंग हस्बैंड। किंजल हर शाम को सच सवर कर बिल्डिंग के नीचे उतरती है और कॉलोनी में जितने फास्ट फूड स्टॉल्स हैं उन सब का आइटम चखती है। एक दिन अक्षत किंजल से कहता है, किंजू बेबी, तुम्हें पता है कल माँ आ रही हैं गांव से और थोड़े दिनों बाद पापा भी आ जाएंगे। वो पापा को जमीन के पेपर से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो लेट आएंगे। माँ को जंक फूड बिल्कुल नहीं पसंद, तुम इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ओके किंजू बेबी। अरे तुम चुप करो यार। देखना, मैं सासू मॉम को भी ना जंक फूड की जोगन बना दूंगी। हम दोनों सास बहू तो अब पूरे कॉलोनी को सफा चट कर जाएंगे। अगले दिन किंजल की सास रमोला आ जाती है, जिसे किंजल आते ही पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और चाइनीज हक्का नूडल्स सर्व करती है और उसे खाकर रमोला बहुत खुश हो जाती है। अरे दादा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। किंजू बहुरिया, अरे हमें तो लगा कि ये केचुए एकदम बेस्वाद होंगे, लेकिन ना, ये तो गजब है। लाला और ला, और ये काला जूस भी ला।
ओके सासू मॉम, अभी लाई। ओफो माँ, कंट्रोल कीजिए। ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इसे हद से ज्यादा मत खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और शहर घूमने की जगह आप बस हॉस्पिटल के चक्कर काटती रह जाएंगी। चुप रहो तुम अक्षत, लोमड़ी की तरह बीच में जुबान मत चलाओ। हाँ मुन्ना, तू चुप रह। हम दोनों सास बहू जो चाहे वो खाएंगे, जितना मर्जी वो खाएंगे, लेकिन तू हम पर रोक टोक मत कर, वरना इन गांव के मजबूत हाथों से ही तेरे दोनों गालों को अच्छे से सेक दूंगी मैं। और नहीं तो क्या, आए बड़े हम दोनों के पेट के दुश्मन। किंजल और रमोला दोनों सास बहू मिलकर तरह तरह के जंक फूड आइटम्स खाने जाती हैं। ऐसे ही एक दिन कॉलोनी में एक चाइनीज पानी पूरी वाला आता है जिसका नाम बोंग बोंग होता है। आइए आइए, चाइनीज पानी पूरी वाला, जल्दी जल्दी आइए, सबकी पसंदीदा पानी पूरी, बोंग बोंग की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी। अरे किंजू बहुरिया, केवल 2 रुपए में पानी पूरी मिल रही है, कितना सुनहरा मौका है, चल चल। यस सासू मॉम। किंजल और रमोला उस पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। अरे ओ चीनी पानी पूरी वाले, जरा पानी पूरी तो खिला। ओके आंटी जी, बालिए, कौन से फ्लेवर चखेंगी तुम? ये है कलाकत्ता, ये है नीला जलजीरा, ये है येलो चाइनीज स्पेशल फ्लेवर, और ये है ग्रीन और ऑरेंज मिक्स फ्लेवर। अरे वाह, इन फ्लेवर को देखकर तो मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। तो इंतजार किस बात का, टूट पड़ो सासू मॉम। दोनों जी भर के पानी पूरी खाते हैं। उन्हें उन अलग अलग फ्लेवर्स वाले पानी पूरी को खाकर इतना मजा आता है कि वो 2 घंटों तक खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। बोंग बोंग की पानी पूरी सिर्फ 2 रुपए वाली होती है, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ जमी हुई रहती है। माँ, किंजू बेबी, अब आप दोनों ना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के पास जाने का फुल स्टॉप लगा दो, बस बहुत हुआ। किंजू बहुरिया, जरा वो झाड़ू तो ला, आज तो इसकी सुताई करती हूँ। बहुत बकर 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 कर रहा है ना ये लो सासू मॉम, धो दो इसे। रमोला और किंजल मिलकर अक्षत को झाड़ू से पीटती हैं और रोजाना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के ठेले पर जाकर दबाकर पानीपुरी खाती हैं। ये लो आपकी पानी पूरी, और ये आपकी, इसमें मैंने स्पेशल चाइनीज नमक मिक्स किए हैं, और ये भी अच्छी स्वाद आने के लिए। वाह बोंग बोंग भाई, तुम्हारे ठेले की पानीपुरी खाकर तो सच में मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ चीनी चूचू, तू एकदम बढ़िया पानीपुरी बनाता है, सच में मजा ही आ गवा। ये लो और लो, और मजे से खाओ। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोग चाइनीज पानीपुरी वाला बोंग बोंग के हाथ के खाने के बहुत बड़े फैन हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से रमोला और किंजल का बहुत बुरी तरह पेट दर्द करने लगता है। वो दोनों बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। आय हाय, मेरा पेट, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। और मेरा भी। अरे शुभ शुभ बोलिए माँ। किंजू बेबी, तुम भी? आप दोनों को मैंने न जाने कितनी बार चेतावनी दी, लेकिन नहीं, आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतिए, इतना जंक फूड खाओगी तो यही हाल होगा ना। डॉक्टर आ रहे हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर आकर जब चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि किंजल और रमोला को फूड पॉइजनिंग हुई है। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये खबर सुनकर सभी डर जाते हैं। अक्षत अपने पापा को फोन कॉल करके सब बताता है। तभी उसके पापा योगेंद्र कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? तू 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 रमोला और किंजू बहुरिया का ध्यान रख। मैं अभी ट्रेन पकड़ कर आ रहा हूं वहां। जी ठीक है पापा, ध्यान से आइएगा आप भी। योगेंद्र ट्रेन पकड़कर शहर में आ जाता है। तभी रात के 1 बज रहे होते हैं और वो कॉलोनी से गुजरते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे एक घर से चाइनीज म्यूजिक सुनाई देती है। वो रुककर उस खिड़की में झांकता है और देखता है बोंग बोंग मरे हुए चूहे, छिपकली, चमगादड़ और कॉकरोच को कूट कूट कर उनका मसाला बना रहा है। पूरा कॉलोनी मेरा वजह से बीमार पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने मेरी चाइनीज पानी पूरी खाई है जिसमें ये सब का मिश्रण है। इससे पहले कि किसी को शक हो, मैं आज ही ट्रेन पकड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर अपना पानी पूरी बेचेंगे। ये क्या,
इसका मतलब इस निर्लज्ज चाइनीज पानीपुरी वाले के कारण पूरी कॉलोनी वाले बीमार पड़ गए हैं और मेरी बीवी बहू भी। नहीं, इसे मैं इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। इसका पर्दाफाश तो होकर रहेगा। इससे पहले कि यह नालायक दूसरे शहर में जाकर और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे, मुझे पुलिस को बताना होगा। योगेंद्र तुरंत बोंग बोंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो पुलिस को कॉल करके सब बताता है और समय रहते ही पुलिस बोंग बोंग को रेलवे स्टेशन पर भागते हुए पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। योगेंद्र रमोला और किंजल को जाकर मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। तभी मुझे माफ कर दो, मैं अब प्रण लेती हूँ कि मैं आज के बाद कभी बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगी। और मैं भी, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। किंजल और रमोला अब जंक फूड खाना छोड़ देते हैं और उनके साथ साथ कॉलोनी में भी सभी की तबीयत ठीक हो जाती है और सभी एक अच्छा और तंदुरुस्त जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।